गुड मॉर्निंग क्लास। हमने चार्जिंग बाय रबिंग पढ़ा था अपने पिछले लेसन में। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी इन डिटेल अबाउट लाइटनिंग। सो फर्स्ट वी विल वॉच अ वीडियो, फिर मैं आपको वो वीडियो थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगी। इट इज़ अबाउट लाइटनिंग, लाइटनिंग कैसे होती है। Ground is hot and it heats the air above it. This warm air rises. As the air rises, the cold temperatures at the highest cools the water vapor down, which forms a cloud. अभी इसमें ये बताया है कि समर्स में ज़मीन जो होती है वो गर्म हो जाती है। जब गर्मी का मौसम होता है उसकी वजह से जो ऊपर वाली एयर होती है, हवा होती है, वो भी गर्म होने लग जाती है। धीरे धीरे वो वेपर्स के फॉर्म में ऊपर जाती है, लेकिन ऊपर का जो टेम्परेचर होता है वो कोल्ड होता है। सो इट फॉर्म्स अ क्लाउड इन दिस कोल्ड टेम्परेचर। As more and more air continues to rise, the cloud gets bigger and bigger. If the temperature at the top of the clouds falls below the freezing point, the water vapor turns into ice. मतलब कि ऊपर जाने के बाद धीरे धीरे ये क्लाउड्स बड़े हो जाते हैं, एंड जब फ्रीजिंग पॉइंट से टेम्परेचर लो हो जाता है तो इन क्लाउड्स के अंदर ये वाटर वेपर ठंड की वजह से आइस के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। Now the cloud becomes a thundercloud. Lots of small bits of ice bump into each other as they move around. Can you guess what would happen because of this motion? Yes, we have already studied that whenever two objects rub against each other, they get charged. So even here, clouds develop an electric charge. यहाँ पे हमने देखा था कि ये जो आइस वाले छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ये क्लाउड्स के अंदर मूव करते रहते हैं। एंड पहले हमने चैप्टर में पढ़ा था कि रब करने की वजह से चार्ज हो जाते हैं ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे ये आइस के पार्ट्स भी एक दूसरे से रब होके इनमें एक इलेक्ट्रिक चार्ज फॉर्म हो जाता है। The particles that are positively charged accumulate at the top of the cloud, and the negatively charged particles sink to the bottom of the cloud. तो जो पॉजिटिव हमने पढ़ा था, दो टाइप के चार्जेस होते हैं। पॉजिटिव जिनको ऐसे लिखते हैं प्लस साइन में, नेगेटिव विद द माइनस साइन। तो जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो ऊपर एक्यूमुलेट हो जाता है, मतलब कलेक्ट हो जाता है, और जो नेगेटिव होता है वो नीचे हो जाता है। जितना ये इस क्लाउड के अंदर के जो पार्टिकल्स एक दूसरे से रब होते हैं उतने ज़्यादा ये चार्जेस बढ़ते जाते हैं, वो एक्यूमुलेट इकट्ठा होते रहते हैं क्लाउड के अंदर। At the bottom of the cloud, this very strong negative charge repels the electrons on the surface of the ground and makes the ground positively charged. Since these charges are oppositely charged, they should attract each other and make each other neutral, right? Then why does that not happen? That is because there is air between these particles, and air does not let electric charges flow through easily. सो नाउ वी कैन सी इनकी वजह से यहाँ पे है नेगेटिव चार्ज, इधर है पॉजिटिव चार्ज। दैट मीन्स ये अनलाइक चार्जेस हैं, ये दोनों चार्जेस डिफरेंट हैं। सो दीज हमने पढ़ा था पहले कि अनलाइक चार्जेस जो होते हैं, जो डिफरेंट चार्जेस होते हैं, वो एक दूसरे के पास आते हैं, लेकिन इन दिस केस वो पास नहीं आ रहे हैं। वाई? क्योंकि इनके बीच में एक स्पेस है जहाँ पे एयर है। हमने ये भी पढ़ा था कि एयर डज नॉट अलाउ चार्ज टू पास। बट क्या होता है, थोड़े टाइम बाद ये चार्जेस क्वांटिटी में बढ़ जाते हैं, नंबर में बढ़ जाते हैं, और एयर रेजिस्ट नहीं कर पाता है, कंट्रोल नहीं कर पाता है, इन चार्जेस का अट्रैक्शन को रोक नहीं पाता है। The charges go on accumulating without becoming neutral. When the magnitude of the accumulated charges becomes so large that it can overcome the resistance of air, they get discharged suddenly. This discharge will take place in between clouds or between the cloud and the earth. What would happen when the electric discharge takes place between the cloud and the earth and the positive charge on the earth? As we know, unlike charges attract each other, so the negative and positive charges meet, producing streaks of bright.
तो या तो जब इकट्ठा हो जा रहे हैं चार्जेस बहुत ज़्यादा और एयर नहीं रेजिस्ट कर पा रही है उनके मैग्नीट्यूड को, क्योंकि वो नंबर में इतने ज़्यादा बढ़ गए हैं, या तो एक जो डिस्चार्ज होगा वो क्लाउड्स के बीच में होगा। ये एक क्लाउड का है, हमने एग्जाम्पल लिया है, पास में बहुत सारे क्लाउड्स होते हैं। सो या तो वो क्लाउड्स के साथ में डिस्चार्ज होगा या वो नीचे अर्थ एंड क्लाउड के बीच में डिस्चार्ज होगा। जब ये डिस्चार्ज होता है इट हैपन्स इन द फॉर्म ऑफ लाइटनिंग। तो लाइटनिंग एक टाइप का इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता है। सो वाई डू वी कॉल दिस, जो लाइटनिंग होती है उसको हम डेंजरस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो डिस्चार्ज है जब अर्थ में आता है तो कई बार ये बहुत ज़्यादा हार्म पहुंचाता है ह्यूमन बींग्स को भी, एंड बिल्डिंग्स में भी ऐसे आग लग जाती है बिकॉज ऑफ द लाइटनिंग। ये क्यों होता है कि कभी पेड़ जल जाते हैं, कभी ह्यूमंस को लाइटनिंग लग जाती है, कभी बिल्डिंग्स पे हो जाता है। हाउ डज लाइटनिंग डिस्ट्रॉय लाइफ इन प्रॉपर्टी? क्योंकि ये जो चार्ज होता है ये बहुत ज़्यादा इन नंबर हो जाता है, बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से जो डिस्चार्ज होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सो लेट्स रिवाइज, हमने अभी वीडियो में क्या देखा। During lightning, air currents move upward while water droplets move downward. मतलब कि लाइटनिंग के टाइम पे जो एयर करंट होता है वो ऊपर जाता है एंड वाटर के ड्रॉपलेट्स नीचे मूव करते हैं। पॉजिटिव चार्जेस कलेक्ट इन द अपर लेयर एंड नेगेटिव इन द लोअर लेयर एंड द चार्जेस गेट accumulated. लाइक यू कैन सी इन द पिक्चर, यहाँ पे बहुत सारे क्लाउड्स हैं। तो इधर हम देख सकते हैं ऊपर पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो जाता है, एक्यूमुलेट हो जाता है, और नीचे नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट हो जाता है। The process of electrical discharge can occur between two or more clouds or between cloud and the earth. मतलब कि जो डिस्चार्ज होता है दैट इज जो लाइटनिंग होती है या तो वो क्लाउड्स के बीच में ही होती है, इधर से इधर भी हो सकती है, या फिर वो अर्थ और क्लाउड के बीच में होती है। When the magnitude of accumulated charges become large, the air between is no longer able to resist the flow, and the positive and the negative charges meet, producing streaks of light and sound. This is called electrical discharge. मतलब कि एयर यहाँ पे एक इंसुलेटर होता है जो कि इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो नहीं करने देता है, लेकिन जब यहाँ पे चार्ज बहुत ज़्यादा एक्यूमुलेट हो जाता है, एयर कैन नॉट कंटेन इट एनीमोर, वो रेजिस्ट नहीं कर पाता है, एंड द चार्जेस फ्लो। जब इस चार्ज के फ्लो को बोलते हैं इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज, जो कि लाइटनिंग के फॉर्म में ऐसे बिजली जब कड़कती है वैसे हम इसको देख पाते हैं। नाउ लाइटनिंग सेफ्टी, मतलब हमें इस लाइटनिंग से सुरक्षित क्यों रहना है, इससे सेफ क्यों रहना है। फर्स्टली लेट्स अंडरस्टैंड, क्योंकि ये लाइफ और प्रॉपर्टी, लाइफ मतलब कि ह्यूमंस को कई लोग मर भी जाते हैं उनके ऊपर जब लाइटनिंग गिरती है, और प्रॉपर्टी कई बार ऐसे पेड़ पूरे पेड़ कट जाते हैं, इनमें आग लग जाती है, बिल्डिंग्स में आग लग जाती है। सो इट इज नॉट एट ऑल सेफ, इट इज वेरी डेंजरस। नो ओपन प्लेस इज सेफ, कोई भी खुली जगह जो होती है वो लाइटनिंग के टाइम पे जब बिजली कड़क रही होती है वो सेफ नहीं होती है। थंडर साउंड इज एन अलर्ट टू रश टू अ सेफ प्लेस लाइक अ हाउस और अ बिल्डिंग और इनसाइड व्हीकल्स विद क्लोज विंडोज एंड डोर्स। थंडर की जब आवाज सुनाई देती है, मतलब जब बिजली कड़कती है उसकी एक आवाज सुनाई देती है पहले, तो दिस शुड बी लाइक एन अलर्ट मैसेज फॉर यू कि अगर ऐसी आवाजें आ रही हैं तो यू शुड इमिडिएटली रन टू अ हाउस या फिर एक बिल्डिंग के अंदर, या फिर अगर ऐसा नहीं है तो कोई भी गाड़ी जो कि बंद हो, जिसकी विंडोज एंड डोर्स बंद हो। बाइक या फिर ट्रैक्टर्स आर नॉट सेफ क्योंकि वो पूरे खुले होते हैं। कोई भी बंद व्हीकल इज अ सेफ प्लेस टू गो जब बिजली कड़क रही हो। डूज एंड डोंट्स ड्यूरिंग अ थंडरस्टॉर्म, मतलब कि क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जब आंधी तूफान आता है और बिजली कड़कती है। तो फर्स्ट पार्ट में हम ये देखेंगे, जब हम घर के बाहर हैं तो क्या चीजें सेफ है और क्या अनसेफ है। पहले हम वो पढ़ेंगे जो हमारे लिए सेफ नहीं है, दैट इज अनसेफ।
सेफ जो नहीं है वो है ओपन व्हीकल्स, लाइक आई टोल्ड यू, ट्रैक्टर्स या फिर टू व्हीलर्स, जब बाइक्स या कंस्ट्रक्शन मशीनरी जो जिससे कि कंस्ट्रक्शन में यूज होता है। क्यों? क्योंकि ये सब ऊपर से खुली होती है, साइड से खुली होती है, सो दीज आर नॉट सेफ। उसके अलावा ओपन फील्ड्स एंड टॉल ट्रीज, क्योंकि इन जगह पे लाइटनिंग गिर सकती है डायरेक्टली। उसके अलावा अम्ब्रेलास को कैरी करना, छाता को लेना भी एक सेफ चीज नहीं है। एंड इलेक्ट्रिसिटी पोल्स या अदर मेटल ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि इनसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होके आपको शॉक लग सकता है। एंड लाइंग ऑन द ग्राउंड, मतलब कि जो फील्ड होती है उसमें लेट जाना भी सेफ नहीं है, क्योंकि आप अपनी बॉडी को एक्सपोज कर रहे हो टू लाइटनिंग। इसके बजाय जो सेफ चीजें हैं वो क्या, अगर कोई जंगल टाइप के जगह में हो तो जो छोटे हाइट में ट्रीज हैं उनके नीचे खड़े होना ज्यादा सेफ है, क्योंकि जो जब लाइटनिंग गिरेगी तो वो लंबे वाले ट्रीज में पहले गिरेगी, शॉर्टर वाले में नहीं गिरेगी। और अगर आप कोई खुले मैदान जबकि फील्ड में हो तो ऐसे स्क्वाट करना चाहिए। स्क्वाट इज दिस पोजिशन, और बाय प्लेसिंग हैंड्स ऑन द नीज लाइक दिस, ऐसे नीज के ऊपर हैंड्स और सर बीच में। इससे क्या होता है, अगर लाइटनिंग गिरती है तो जो एरिया है जिसमें कि लाइटनिंग गिर सकती है आपके बॉडी में वो सबसे कम हो जाती है। रहे कि आप लेटोगे तो आपकी फुल बॉडी एक्सपोज्ड होगी। सो दीज आर द मेजर्स दैट यू मस्ट टेक जब घर के बाहर है। अभी हम ये पढ़ते हैं जब घर के अंदर हो तो lightning can strike telephone cords, electrical wires and metal pipes, so contact should be avoided. जो लैंडलाइन फोन होते हैं जिसमें वायर कनेक्शन होता है, अनलाइक मोबाइल्स, और बाकी इलेक्ट्रिसिटी जो वायर्स होते हैं, मेटल के पाइप्स होते हैं, ये सबसे इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो सकती है जो कि लाइटनिंग से आती है, तो उससे कोई भी टच या कॉन्टैक्ट अवॉइड करना चाहिए। इट इज सेफर टू यूज मोबाइल फोन एंड कॉर्डलेस फोन्स। मोबाइल फोन्स को क्यों सेव करना है, क्योंकि इसमें कोई तार नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है, तो इलेक्ट्रिक करंट पास होने के चांसेस नहीं है, सो इट इज सेफर। इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो कि प्लग करते हैं और फिर उनको चार्ज के लिए स्विच ऑन करते हैं, तो वो सारे प्लग वाली चीजें हमें रिमूव कर देनी चाहिए, अनप्लग कर देनी चाहिए। सो दीज आर द मेजर्स जो घर के अंदर जब आंधी तूफान, लाइटनिंग, बिजली कड़क रही हो तो ये सब लेने चाहिए। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट लाइटनिंग कंडक्टर्स। लाइटनिंग कंडक्टर क्या होता है? इट इज अ डिवाइस यूज टू प्रोटेक्ट बिल्डिंग्स फ्रॉम इफेक्ट ऑफ लाइटनिंग। मतलब कि जैसा कि हमने देखा कि बिल्डिंग में आग लग जाती है, पेड़ों में आग लग जाती है, तो उसको अवॉइड करने के लिए ये एक डिवाइस होता है जो कि यूज किया जाता है। A metal rod taller than the building is installed. One end of the rod is kept in the air and the other is buried deep in the ground, so the electric charge goes to the ground. So I have shown this picture to you earlier. ये ऐसी रॉड होती है मेटल की जिसका कि एक एंड ऊपर खुले में होता है और एक डीप इनसाइड द ग्राउंड होता है। तो जब बिजली कड़कती है इस पे आती है और सीधे अर्थ के अंदर चली जाती है विदाउट हार्मिंग द बिल्डिंग और द पीपल इनसाइड द बिल्डिंग। ऐसे ही कई जो पाइप्स होते हैं और इलेक्ट्रिकल वायर्स होते हैं एंड जो सरिया, जो मेटल के रॉड्स डलते हैं कंस्ट्रक्शन के टाइम पे, क्योंकि वो अर्थ के अंदर होते हैं तो उससे इलेक्ट्रिक करंट अर्थ के अंदर चला जाता है, वो हमें प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन हमें उन्हें टच नहीं करना चाहिए उस टाइम पे जब बिजली कड़क रही हो, क्योंकि उससे हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है। So students, with this we have finished today's lesson. Please यहाँ lightning conductors तक आप अपने टेक्स्ट बुक में रीडिंग करिएगा। Thank you.